नमस्कार, सिटीलाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अशोकनगर से बड़ी खबर है, जहां आनंद टायर की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दीपम हॉस्पिटल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी हुई है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल से 2 मरीजों को बाहर निकाला गया है। अशोकनगर थाने के बाईपास रोड की ये घटना है। संतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भीषण आग लगी है, क्या अपडेट इस पर? बिल्कुल, मैं आपको श्रवण जी आपको बता दूं कि ये अशोकनगर के बाईपास रोड पर आनंद टायर्स की एक फैक्ट्री है जिसमें टायर रिमोंट का काम किया जाता है। वहां पर अचानक एक शॉर्ट सर्किट से बेसमेंट में आग लगी और वो आग इतनी भयानक थी कि उसके पास में लगी हुई दीपम हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी इस आग को अपनी चपेट में ले लिया। और ये गनीमत तो ये रही कि उस हॉस्पिटल में कोई मरीज उपलब्ध नहीं थे। कुल 2 पेशेंट थे जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। साथ ही हॉस्पिटल का स्टाफ भी बाहर आ गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच पाए। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी बात जो थी, इसकी बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हुई थी उसी के जस्ट साम रोड के दूसरे छोर पर एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आए। सीएम के साथ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले चरण की सीटें तय हो चुकी हैं। पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आएगी। टिकट को लेकर दिल्ली से लौटे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से हमारे संवाददाता स्टार जैन ने बातचीत की। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीईसी की बैठक में आप लोग शामिल हुए थे, क्या चर्चा हुई? सीटों का इंतजार किया जा रहा है, लिस्ट का कब तक आई? गहन चर्चा हुई है, एक सीटों पर मंथन हुआ है और गंभीर मंथन हुआ है। ये सबको कयास लगाया जा रहा है कि कब तक सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, तो कितने चरणों में होगी? क्या एक बार में सभी 90 सीटों की घोषणा करेंगे या पार्ट पार्ट में होगा? हम लोग तो कोशिश किए हैं कि एक ही बार में 90 सीटें आ जाए, बाकी तो आला कमान के हाथ में है। अब कितने सीटें डिक्लेयर करती है, फिर भी है आधे से ज्यादा सीटें आ जाएगी। महिलाओं की उम्मीदवारी कितनी हो सकती है, ये जानना चाहेंगे। जहाँ जो सीट में जीतने के लायक है प्रत्याशी, वहाँ पे उनको मौका मिलेगा। फॉर्मूला कुछ तय किए गए हैं और खुद जैसे आपकी बात करें, दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते तो वैसे मैदान में है, लेकिन क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? ये तो पार्टी को तय करना है। 1 सीट से लेकर 90 सीट तक पार्टी को तय करना है। पार्टी को जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। कहाँ पेच फंसा हुआ है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ नहीं, कहीं पेच नहीं फंसा है। कुछ सीटों पे पैनल थी, उस पर भी डिस्कशन चल रही है और जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए, दीपक बैज हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। सीईसी की बैठक में शामिल होकर लौटे हैं और उनका साफ कहना है कि टिकट का एक ही फॉर्मूला है कि प्रत्याशी जो है वो जीतने वाला होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 1-2 सीटों पे पैनल में ज़्यादा नाम थे, इसलिए उस पर विचार किया जा रहा है। बाकी लगभग सारे नाम तय कर लिए गए और उनकी कोशिश रहेगी कि सभी 90 सीटों पर एक साथ डिक्लेयर किया जाए प्रत्याशियों के नाम। हाँ, कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं। महासमुंद से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा कि मैं किसी बड़े नेता की परिक्रमा नहीं करता, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, इस वजह से मेरे साथ जातिगत मापदंड का खेल खेला गया है। इधर राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ सीट से जिला पंचायत सदस्य राजेश शामकर ने भी बगावत कर दिया। उन्होंने समर्थकों के साथ आज रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं के सामने मैं नतमस्तक हूं, जिनकी भावनाओं के अनुरूप मेरे को यह कदम उठाना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं किया गया, अवहेलना की गई। पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं के सामने बताया गया कि हम सर्वे कराएंगे, ये ढोंग और ढकोसला किया गया। आज डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख है। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी कराई जा सकेगी। बस्तर की 12 विधानसभा सहित राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में पहले चरण में मतदान होना है। यह सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, लिहाजा यहां पहले चरण में चुनाव कराने के साथ ही विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के बगावती चेहरे भी नजर आने लगे हैं। दरअसल जगदलपुर में ग्रामीण जिला अध्यक्ष रहे टी रवि ने नामांकन फॉर्म लिया। टी रवि ने कहा कि समर्थकों के कहने पर वे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। जो काम 1 साल से नहीं हो पाता वो महज 3 से 4 दिनों में करके दिखाया जा रहा है। 4 दिनों में पुलिस ने करीब 20,000 केस दर्ज कर 5.5 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 18 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 1,300 हथियार जब्त किए गए। आदतन अपराधियों को थोक में जिला बदल भी किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 3,64,86 प्रकरणों में 18,49,04,197 रुपये की फाइन की कार्रवाई आज दिनांक तक की जा चुकी है। आबकारी मामलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। एक इलेक्शन एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी एक पर्व जैसा है जिसको बहुत अच्छी से बनाना है, वो एक चैलेंज होता है। तो इस समय सारे लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, छुट्टियां भी लोगों की रद्द होती हैं, बहुत इमरजेंसी में कोई छुट्टी पर जा पाता है, तो इस समय ज़्यादा आउटपुट लोगों का रहता है, इसलिए काम भी ज़्यादा होता है। भोपाल में एक तरफ नेता और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, प्रशासन मतदान कराने की तैयारी कर रहा, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल को कई कॉलोनियों के रहवासियों ने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजधानी के दानिश नगर, कोलार और न्यू चौकसी नगर की गलियों में रहवासियों ने नेताओं के एंट्री बैन करने के पोस्टर लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ भोपाल में ही कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां के कॉलोनी वासी नेताओं से परेशान हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के न्यू चौकसी नगर में और यहां का हाल मैं दिखाता हूं। यहां चारों तरफ जहां भी नजर जाएगी गंदगी और सीवेज ही नजर आएगी। कचरा जो है वो ओपन में पड़ा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ रहवासियों ने जो है वो बैनर भी लगाए हुए हैं। चुनाव के बहिष्कार के, नेताओं की नो एंट्री के बैनर जो है वो न्यू चौकसी नगर में इसी तरीके से जगह जगह लगाए गए हैं। आखिर क्या समस्याएं हैं और क्यों ये बैनर आपने नेताओं की नो एंट्री के लगाए हैं? सारी गंदगी आके सड़क पे आ जाती है, ना तो रोड है, यहाँ सड़कें हैं और ना यहाँ पे इस तरह सीवेज की व्यवस्था है। तो गंदगी के लिए कि ड्रेनेज के लिए कोई आउटलेट नहीं है, ना कोई नाली है, किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी और बीमारियां, हर घर में बच्चे बीमार हैं। तो सर, ये नेताओं की नो एंट्री चुनाव तक जारी रहेगी, अभियान आगे भी चलता रहेगा? इस तरह का अगर विरोध होता है तो हमारे नेता का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी नेता है वो किस लिए है? तो ये हुआ कि अगर बात नहीं सुनी जा रही है प्रजातंत्र में, तो सबसे बड़ी तो बात ये है कि भाई आप हमारी बात सुनेंगे तो हम आपको वोट किस लिए देते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप यहीं रहती हैं, इतनी गंदगी है, बदबू है, काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही होंगी, कैसे रहते हैं फिर आप? रहते हैं। अब कितनी बार शिकायत करी, CM हेल्पलाइन में भी करी, चाइल्ड हेल्पलाइन में बच्चों से भी करवाई। डेंगू हो रहा है, पूरा पार्क गंदा हो रहा है, जिधर जाओ गंदगी पड़ी है, सीवेज लाइन नहीं है, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। और नहीं होगा तो इस बार कॉलोनी में कोई भी वोट नहीं डालेगा। जी, आप क्या कहेंगे? आपकी कॉलोनी में आपके नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट, तो नहीं देंगे। सही है, बहुत परेशान है यहाँ पे। अंकल सही बोल रहे हैं पूरा। क्या हालत है, देखिए ना। तो देखिए, बिल्कुल यही परेशानी है और यही वजह है कि यहाँ न्यू चौकसी नगर के कॉलोनी वासियों ने वोट का और चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ न्यू चौकसी नगर बल्कि भोपाल की ऐसी आधा दर्जन से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं जहाँ इसी तरीके के बैनर लगाए गए हैं और नेताओं की नो एंट्री की गई है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, न्यू चौकसी नगर, भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। स्टार प्रचारकों के आगमन के लिए अभी से हेलीकॉप्टर की तैनाती हो गई है। रायपुर पुलिस लाइन के हेलीपैड को विकसित किया गया है। यहां पर अब एक साथ 6 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं। वहीं विमानन विभाग के सीनियर इंजीनियर से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनाव में लगातार जो स्टार प्रचारक आते हैं उनके दौरे भी बढ़ जाते हैं और उनके दौरे के लिए आपको बता दूं अभी से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तैनात हो चुके हैं। आपको बता दूं 3 हेलीकॉप्टर आपको खड़े हुए दिख रहे होंगे यहाँ पर। एविएशन डिपार्टमेंट के सीनियर इंजीनियर GS गोदारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे लैंड खड़ी की गई है, पार्क की गई है, तो किस पर्पज़ से और किन लोगों ने इसको बुक कराया है? ये कर
हाँ, ये तो पार्टी के लोगों ने कराया होगा ये, और इसमें ऑपरेटर जो हमसे कांटेक्ट करता है, जो ऑपरेट करता है वो यहाँ की परमिशन लेता है। हर जिले में भी जाता है तो कलेक्टर की परमिशन लेते हैं। तो ये क्या उनको चार्जेस रहता है कि किस प्रकार के चार्जेस आप लोग लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लैंड करने की अनुमति रहती है यहाँ पर? ये डिपेंड सरकार पे ही करता है, लेकिन चार्जेबल है। जो यहाँ के कलेक्टर है, जो जितना भी है, वो तो पार्किंग चार्ज लगेगा। सीनियर इंजीनियर हैं जीएस गोदारा जी, उनसे बातचीत कर रहे थे और जैसा उन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है तो राजनीतिक पार्टियां ही इन हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगी और उनके लिए जो है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेटर्स है, उन्होंने बाकायदा कलेक्टर से परमिशन लेकर यहाँ पर पार्किंग अपनी की है। बाकायदा इसका चार्ज जो है एविएशन डिपार्टमेंट को वो देते हैं। और दोनों ही पार्टियों के जब स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में दौरे पर आएंगे अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार करने के लिए, तो ये जो हेलीकॉप्टर्स इनको उपयोग किया जाएगा और आने वाले समय में ये हेलीकॉप्टर्स की संख्या और बढ़ेगी। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक सरगर्मियां आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वो और तेज होंगी। यहाँ कैमरामैन मनोरंजन मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। प्रदेश में एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है, दूसरी तरफ आस्था का महापर्व छठ की भी शुरुआत 17 नवंबर से हो रही। छठ पर्व में दूसरे चरण के मतदान की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इसी दिन सूर्य उपासना का महापर्व छठ की भी शुरुआत हो रही है। और इस कारण से छत्तीसगढ़ में छठ आयोजन समिति ने मतदान करने महिलाओं के नहीं निकलने को लेकर संशय जताते हुए चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। सरगुजा में वोटिंग मतदान का जो तारीख है वो भी 17 नवंबर को है। इससे बहुत ही ज़्यादा छठ पर्व पे प्रभावित होगा। निर्वाचन आयोग से मैं तो निवेदन करूंगा कि इस तारीख को 17 तारीख को जो वोटिंग होना है उसको आगे बढ़ाएं, तो जिससे मतदान भी अच्छे से हो जाए और छठ पर्व भी अच्छे से हो जाए। और उस दिन मतदान की तिथि है तो महिलाएं कैसे जाएंगी उस दिन मतदान करने के लिए। तो मैं निर्वाचन आयोग से निवेदन करना चाहूँगी कि छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए और छठ जो महिलाएं कर रही हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए मतदान की तिथि को आगे बढ़ा दें, जिससे कि जो छठ करने वाली महिलाएं हैं वो भी अपने मतदान का पूरा उपयोग करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की मतदान तिथि और मतदान सूची को लेकर मतदाता सूची को लेकर वकीलों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान के लिए तय तिथि 30 अक्टूबर में बदलाव की मांग की है। साथ ही वोटर लिस्ट पर भी आपत्ति करते हुए इसकी जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल और बिग बॉस 16 की फेम अर्चना गौतम शुक्रवार को रायपुर कोर्ट पहुंची। अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के पीएस संदीप सिंह ठाकुर पर रायपुर के कांग्रेस महाधिवेशन में धमकी देने का आरोप लगाया है। अर्चना ने मेरठ के परतापुर थाने में इसकी शिकायत की है, जिसका मामला रायपुर ट्रांसफर हुआ। इसको लेकर अर्चना गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे की पोस्टर गर्ल अर्चना गौतम रायपुर पहुंची है और बहुत गंभीर आरोप है प्रियंका गांधी के ही पीए संदीप सिंह के ऊपर। तो अर्चना जी हमारे साथ है, बिग बॉस फेम है, पूरे देश भर में विख्यात है, हर कोई इन्हें जानता है, काफ़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। तो इनसे ही पूछते हैं कि रायपुर क्यों आना हुआ आपके? जी मैं रायपुर आई हूँ। जो मेरा जो केस चल रहा था, जो मेरे पापा ने कंप्लेंट लिखाई थी, जब मैं रायपुर आई थी तो जो संदीप सिंह है उन्होंने मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा भद्दे तरीके से मेरे से बात की थी और मेरी जाति को लेके और मेरे प्रोफेशन को लेके मतलब बहुत ही अभद्रता के साथ उन्होंने वो वार्तालाप किया था। जो कि मैं को ये भी बताएं कि रायपुर अब क्यों पहुंची थी, क्या बुलाया गया था आपको, कब पहुंची? हाँ, मैं महा अधिवेशन चल रहा था उस वक्त और मैं तब बिग बॉस से निकली थी, तो मैंने फ़ोन भी किया था। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि हम दीदी से मिलवाएंगे और यहाँ पे टिकट भी उन्होंने की थी संदीप जी ने। प्रियंका दीदी ने भी बोला है कि महिलाओं की जो सशक्तिकरण की जो बातें होती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज रायपुर भी आई हूँ। तो संदीप सिंह ने ऐसा क्यों किया? अगर उनकी जो बॉस है, अगर प्रियंका गांधी खुद आपको मिल रही है, समय दे रही है, जनपद में बुला रही है,
तो संदीप सिंह ऐसा क्या कारण है, आपको क्या लगता है? देखो, मुझे सबसे बड़ा कारण जो लगता है वो कास्ट प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा कारण है। अभी क्या बोलना चाहेंगी प्रियंका गांधी जी? बस मैं प्रियंका दीदी को यही बोलना चाहती हूँ, आप अपनी पार्टी को देखिए, ना कि एक व्यक्ति को देखिए। थैंक यू। ये थी अर्चना गौतम और पोस्टर कर रही हैं कांग्रेस की। फिलहाल गंभीर आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी के पीए पर और कोर्ट की शरण में आई हैं। देखते हैं, कांग्रेस की तरफ से तो अभी कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट पर इन्होंने पूरा जो है विश्वास दिलाया है। देखते हैं इस मामले में आगे ये मामला जो है किस ओर रुख लेता है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। कटनी से बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल के युवक से सोने के बिस्किट जब्त किए गए। युवक से 274 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त हुए, जब्त सोने की कीमत 18 लाख रुपए बताया जा रहा है। सर्चिंग के दौरान आरपीएफ पुलिस ने इसे बरामद किया। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो कटनी से बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के युवक से सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। युवक से 274 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्चिंग के दौरान आरपीएफ पुलिस ने इसे बरामद किया है। पुलिस ने अब इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। तो एक बड़ी ये कार्रवाई है। आचार संहिता लगने के बाद, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद लगातार पुलिस सख्ती के मूड में है और लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। कटनी से बड़ी खबर, जहां सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान आरपीएफ ने इसे बरामद किया है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बलौदा बाजार के सिमगा में पुलिस ने दबिश दी है। बीजेपी नेता अनिल पांडे के घर में पुलिस ने दबिश दिया। जुआ खेल रहे 24 जुआरियों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। 11 लाख रुपए नकदी समेत मोबाइल और बाइक जब्त किए गए। सिमगा थाना पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रायपुर से बलौदा बाजार के सिमगा में पुलिस की टीम ने दबिश दी और बीजेपी नेता अनिल पांडे के घर पुलिस की टीम पहुंची और यहां पर जुआ खेल रहे 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 लाख नकदी समेत मोबाइल और बाइक जब्त किया गया। सिमगा थाना पुलिस ने की यह पूरी कार्रवाई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां जुआ खेल रहे 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 लाख नकदी समेत मोबाइल और बाइक भी यहां से जब्त किया गया है। बलौदा बाजार के सिमगा में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। बीजेपी नेता अनिल पांडे के घर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने यहां पर दबिश दी। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए कि बड़ी खबर निकल के आई है सिमगा इलाके से, जहां पे बताया जा रहा है कि एक अशोक पांडे हैं, माफ करिए कि अनिल पांडे हैं, उनके घर में कुछ लोग जो है करीब जुआ खेल रहे थे और वहां पे जब पुलिस ने दबिश दी है तो वहां से 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 11 लाख रुपए नकदी समेत मोबाइल और दुपहिया वाहन जब्त किया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो है सभी जो जुआरी हैं, इसमें रायपुर, बलौदा बाजार और सिमगा स्थानीय जो लोग हैं वो वहाँ के लोग हैं। अभी पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पे कि बड़ी कार्रवाई सिमगा थाना पुलिस की जो सामने आई है। जी चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अंबिकापुर के विवेकानंद स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक के 2 सदस्यों समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कोतवाली थाने में सभी के खिलाफ जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि गुरुवार को स्कूल में एक बड़े बैलून में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। इस हादसे में गैस भरने वाले 5 लोगों के साथ 30 से ज्यादा बच्चे भी घायल हो गए थे। टीआई कोतवाली इसमें प्रार्थी हैं, उनके द्वारा घटनाक्रम को देखते हुए इसमें एफआईआर दर्ज हुई। कुल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 2 सिलेंडर कंपनी वाले लोग थे और 3 लोग इसमें हिंदू युवा एकता मंच वाले लोग हैं। उसके अलावा 2 स्कूल के कर्मचारी हैं। कोरिया के दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की क्या स्थिति है और स्कूल किस तरह से संचालित हो रहे हैं? सोनहत के चंदहा इलाके के माध्यमिक स्कूल को देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने जब यहां पहुंचकर स्कूलों का जायजा लिया तो क्या स्थिति थी, यहां पर क्या हाल थे, आप भी देखिए।
दूरस्थ इलाकों में स्कूलों की स्थिति क्या है, यह सोनहत विकास खंड के चंदहा इलाके में आने से देखा जा सकता है। मैं अभी चंदहा में मौजूद हूँ। यह चंदहा का प्राथमिक शाला है और आप यहाँ पे आप देखिए कि ये स्कूल का पूरा खाली पड़ा हुआ एक कमरा है, जहाँ पे ये जो है 6 बच्चियां यहाँ पे, तो शिक्षा की ये स्थिति दूरस्थ इलाकों में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो शिक्षक नदारद हैं और यहाँ पे केवल जो है बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं। चंदहा के ही पूर्व माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल का जायजा लेते हैं। यह मिडिल स्कूल में हम पहुंचे हैं। मैं आपको स्कूल के अंदर बताता हूं कि यहाँ पे वर्तमान में शिक्षक हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो स्कूल का परिसर है, ये 6वीं 7वीं और 8वीं की कक्षाएं लगती हैं। कमरे जो हैं ये देखिए पूरी तरह से ये जो है खाली पड़ा हुआ ये कमरा है। आप यहाँ पे कोई भी ना शिक्षक है ना यहाँ पे कोई छात्र हैं। पूरी तरह से ये कमरा जो है ये यहाँ पे खाली है। मिठानी प्रेरक है। स्कूल के शिक्षक कहाँ गए? स्कूल के शिक्षक तो आए थे तो पता नहीं, घर चले गए। लेकिन हकीकत ये है स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। ये दूरस्थ इलाका है। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 7वीं। आप लोग यहाँ पे जो है शिक्षक नहीं है और यहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। क्या शिक्षक लोग यहाँ आते हैं? कि शिक्षक यहाँ पर स्कूल में कभी आते ही नहीं है और आते हैं तो समय से पहले चले जाते हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, चंदहा, सोनहत। इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग पर रिएक्शन छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। अलग अलग हिंदू संगठन के साथ अन्य लोग हमास के आतंकी गतिविधियों के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में हिंदू संगठन और रहवासियों ने रिवर व्यू में विरोध प्रदर्शन किया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई। इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग को लेकर अब भारत में भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर बिलासपुर में भी तमाम जो संगठन है, बिलासपुर के नागरिक हैं, हिंदू संगठन हैं, वो यहाँ पर आई स्टैंड विथ इजराइल के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वो यहाँ पर इजराइल के समर्थन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप लोगों ने आई स्टैंड विथ इजराइल शुरू किया है? देखिए, भारत और इजराइल का जो संबंध है वो शुरू से हमेशा मित्रवत रहा है। बहुत अच्छे से दिखाने के लिए सर्व हिंदू समाज आज यहाँ एकत्रित हुआ है, उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए, और आगे भी हम यही करते रहेंगे। किस तरह से समर्थन में है आप? यदि इजराइल के इस संकट में बिलासपुर वासियों की तरफ से और भारत की तरफ से यदि घायल सैनिकों के लिए, उनकी जनता के लिए लाखों लीटर अगर खून भी भेजना पड़ा तो हम भेजेंगे। युद्ध की स्थिति है। हमास जो आतंकवादी संगठन है वो लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं इजराइल के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। ये सिर्फ इजराइल में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है। ये एक विशेष शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। क्या स्टैंड है युवाओं का, भारत के युवाओं का, बिलासपुर के युवाओं का? भारत के युवाओं का यही स्टैंड है कि हम इजराइल हमारा दोस्त है और इसके लिए हम सदैव रहेंगे। जिस तरह से प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? हमने सिर्फ कंपन पैदा करने का काम किया है। हम तो ये कंपन पैदा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि फेन विपत्ति भी भेजना पड़े तो आप वहाँ भेजिए, पर इजराइल को उसके साथ खड़े होइए। बिल्कुल, तो ये भारत का और ये बिलासपुर का स्टैंड है। जिस तरह से गतिविधियां इजराइल और हमास के बीच चल रही हैं, उसको लेकर बिलासपुर में भी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है और यहाँ पर हमास जिस तरह से घटना कर रहा है उसकी निंदा हो रही है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। दुर्गा पूजा के लिए अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर रायपुर के माना में भव्य पंडाल तैयार किया गया है। करीब 1.5 महीने से निर्माण किए जा रहे इस पंडाल का काम अब लगभग पूरा हो गया है। पंडाल समिति के सदस्य बताते हैं कि कोलकाता से लगभग 100 कारीगर इस पंडाल के निर्माण में जुटे थे। इस पंडाल के निर्माण में लगभग 40 लाख रुपए का खर्चा है, जहां मां दुर्गा अपने भव्य स्वरूप में विराजमान होंगी। छत्तीसगढ़ में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया गया है। हम उसी पंडाल में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि बड़े ही भव्य और आकर्षक तरीके से ये पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने में कितना वक्त लगा है, हमारे साथ पंडाल समिति के सदस्य भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस पंडाल के निर्माण की अगर बात करें तो कब से निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कितने कारीगर इस पंडाल के निर्माण में लगे हैं? ये पंडाल करीब 1.5 महीना पहले से काम चल रहा है। 100 कारीगर द्वारा कलकत्ता से आया हुआ है, जिनके लिए अभी भी काम चल रहा है। अगर आइडिया की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इस पंडाल को अयोध्या की तरह ही बनाना है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हम लोगों ने देखे और भगवान राम हमारा आराध्य देवता है,
तो हम लोग भी चाहे क्यों ना हम अयोध्या का राम मंदिर को बनाएं। अभी पूरा भारत में इसी का चल रहा है, तो हम लोग भी इसी हिसाब से इस मंदिर को 40 लाख में हम लोग तैयार कर रहे हैं। पंडाल में अगर सामग्रियों की बात करें तो कौन कौन सी सामग्रियों से ये पूरा पंडाल तैयार किया गया है? बांस, बल्ली और कॉटन का कपड़ा, थर्मोकॉल और बत्ता, इनके जरिए से ये बनाया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा ही भव्य पंडाल है और जैसा कि इन्होंने बताया कि 40 लाख रुपए की लागत इस पंडाल के निर्माण में लगी है और अब बस इंतज़ार है तो पंचमी में ये जो पंडाल है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और यहाँ पर माँ दुर्गा भी बड़े ही भव्य रूप में विराजमान होंगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।